दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बांध में बिजली कैसे बनती है, या फिर ये कि दुनिया में 1 किलोमीटर से भी ऊंची पहली बिल्डिंग कहाँ बनाई जा रही है। अच्छा, क्या आप भारत की क्रिस्टल सी क्लियर सबसे साफ नदी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चिपके रहे अपनी सीट से, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप पर ऐसे ही इनक्रेडिबल और अमेजिंग फैक्ट्स की ऐसी बारिश होने वाली है जो आपको फैक्टिफाइड कर देगी। तो बिना किसी भी ड्रामा के शुरू करते हैं आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या कभी आपने कोई डैम या बांध देखा है? अमूमन हमारे दिमाग में बांध शब्द सुनकर एक बड़ी सी झील और कंक्रीट की एक विशाल दीवार की तस्वीर आती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बांध काम कैसे करता है और इसमें बिजली कैसे बनती है? नहीं तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, बांध बनाकर हम पानी की ताकत से बिजली बनाते हैं और इस पावर को हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर मुल्क है और हमारे देश की लगभग 25% पावर सप्लाई की जरूरत हाइड्रो पावर से ही पूरी होती है। एक डैम के लिए जरूरी है नदी के पानी को एक विशाल कंक्रीट की दीवार बनाकर रोकना, जिससे इस दीवार के पीछे पानी का एक कई फीट गहरा रिजर्वायर बन जाता है। पानी की इस झील में नीचे कहीं एक इनटेक टनल बनाई जाती है, जिसके जरिए इस जमा हुए हाई प्रेशर पानी को पाइप्स की मदद से चैनल किया जाता है, जो नीचे पावर प्लांट में लगी टरबाइंस को घुमा देता है। ये टरबाइंस जनरेटर से जुड़ी होती हैं, जो इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती हैं। और फिर दोस्तों, तारों के जरिए ये बिजली आपके शहरों और गांव को रोशन करती है ना एक इंजीनियरिंग मावल। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज इस फैक्ट में भी एक इंजीनियरिंग मावल की बात, जो इंसान की ऊंचे से ऊंचा बनाने की चाहत की हद है। फिलहाल दुबई में स्थित 830 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन जल्द ही बुर्ज से ये ताज छिनने वाला है। जेद्दा टावर, जो सऊदी अरब के जेद्दा शहर में बन रहा है, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा होगा। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, इसके बेसमेंट पर मौजूद शख्स इसके टेरेस पर खड़े किसी शख्स से 1 किलोमीटर दूर होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जेद्दा टावर को पहले 1.5 किलोमीटर की हाइट तक बनाने का प्लान था, लेकिन बाद में जियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स के चलते इसका 1 किलोमीटर ऊंचा डिजाइन फाइनल किया गया। दोस्तों, इसका डिजाइन भी उसी आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ ने बनाया है, जिसने बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाया था। लेकिन कंस्ट्रक्शन में आई कई अड़चनों के बाद अभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म होने में कई साल लग सकते हैं। खैर, फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, यहाँ बढ़ते प्रदूषण के चलते गंगा और यमुना जैसी नदियों की हालत देखकर दया आती है। वहीं दोस्तों, आपको हैरानी होगी जानकर कि भारत की एक नदी शीशे सी साफ है, इतनी कि इसके तल के पत्थर तक आप इस पानी में साफ साफ देख सकते हैं। ये है मेघालय में स्थित उमगोट नदी, जो शिलोंग से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, इसे भारत की सबसे साफ नदी भी कहा जाता है। घने जंगलों और सुनसान वादियों से गुजरने के कारण बहुत कम ही गंदगी इस नदी में मिलती है। और तो और ये नदी मौलेनोंग गांव के पास है, जिसे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाता है। इस गांव में करीब 300 घर हैं और ये सभी लोग इस नदी को ऐसा बनाए रखने के लिए मिलकर इस नदी की साफ सफाई करते हैं। यहाँ के लोगों की अवेयरनेस के चलते ये नदी आज तक अपनी क्रिस्टल क्लियर पहचान बनाए रखने में कामयाब रही है। कोई तिगड़म नहीं है। नदी में गंदगी मत डालिए, सफाई करवाइए और गंदगी करने वाले को जुर्माना लगाइए। कोई भी नदी साफ हो सकती है, चाहिए तो बस नीयत। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में आरएसी टिकट का मतलब क्या होता है और ये क्यों दी जाती है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, और ये यात्रा के लिए एक मान्य टिकट होती है, जिसमें यात्री ट्रेवल तो कर सकता है, लेकिन उसको सफर के लिए सीट दी जाती है, बर्थ नहीं। और बर्थ के लिए वो यात्री वेटिंग में रहता है। आरएसी के बदले यात्री सोने के लिए पूरी बर्थ नहीं मांग सकता। वहीं अगर आखिरी मौके पर अगर कोई टिकट कैंसिल करवाता है या फिर ट्रेन पर चढ़ता ही नहीं, उस सीट को आरएसी टिकट धारक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझे कुछ? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक दिए बिना कहीं मत जाना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कोरोना की महामारी ने दुनिया भर में लोगों को अपने घर में बंद रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस दुनिया की सबसे भयावह महामारी के बारे में जानते हैं, जिसमें लाखों जाने लेने वाली कोरोना की महामारी से 1000 गुना ज्यादा लोगों की जान गई थी। दोस्तों, इस महामारी को नाम दिया गया था द ब्लैक डेथ और इसमें 20 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जी हाँ, 20 करोड़। जस्टिनियन प्लेग के बाद सन 1347 से 1351 के बीच एक बार फिर प्लेग फैला। ये भी चीन से ही फैलना शुरू हुआ था और इसका सबसे ज्यादा असर एशिया और यूरोप में हुआ। उस समय ज्यादातर कारोबार समुद्री रास्तों से ही होते थे और समुद्री जहाजों पर चूहे भी रहते थे। इन्हीं चूहों से मक्खियों के जरिए ये बीमारी इंसानों में फैलती गई। ऐसा कहा जाता है दोस्तों
कि इस बीमारी से अकेले यूरोप में इतनी मौतें हुई थी कि उसे 1347 के पहले के पॉपुलेशन लेवल पर पहुंचने में 200 साल लग गए थे। तो जब इंसानियत इस काली मौत से पार पा गई तो ये कोरोना क्या चीज है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कारण था कि प्राचीन मिस्र में फेरो अपने पास एक शहद में तर बीघा आदमी रखता था। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? वीडियो पॉज करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। खैर, मैं बताता हूँ। दोस्तों, वो शहद से लिपटे इन नौकरों को अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि कोई कीट मक्खी उन पर बैठने और परेशान करने के बजाय उस शहद से तर नौकर पर बैठे और उससे चिपक जाए। अब उन फेरोज के लिए क्या कहें, लेकिन ये सिर्फ एक झलक भर है इन प्राचीन शासकों के ठाठ बाट की। फैक्ट नंबर 7। दुनिया की कई जेलें अपनी अच्छी सुविधाओं के लिए जानी जाती हैं, तो कई कैदियों के लिए अपनी क्रूरता के लिए। लेकिन दोस्तों, दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जेलों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है बोलीविया की सैन पेड्रो जेल का। यहाँ 3000 के करीब कैदी सजा काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस जेल का माहौल किसी जेल जैसा नहीं बल्कि किसी शहर की गलियों जैसा लगता है। यहाँ आपको सेल एलोकेट नहीं होता बल्कि आपको जगह किराए पर लेनी पड़ती है। यहाँ जॉब्स हैं, मार्केट है और अपराधियों का परिवार चाहे तो कैदी के साथ इस जेल के अंदर रह सकता है। इस जेल में 1000 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिनका बचपन ड्रग पेडलर्स, गैंगस्टर्स और मर्डरर्स के बीच कट रहा है। ये प्रिजन एक किले की तरह है जिसके बाहर तैनात पुलिस का काम सिर्फ कैदियों को इसके अंदर रखना है। अंदर क्या होता है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। अंदर प्रिजन के हर सेक्टर में अलग अलग डेलीगेट्स और फाइनेंशियल सेक्रेटरी चुने जाते हैं जो नियम और कायदे बनाते हैं। निश्चित ही ऐसी कोई दूसरी जेल दुनिया में नहीं है और ना ही कोई दूसरा ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको ऐसे फैक्टिफाई करता हो। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देखने वाले हमारे पेज को लाइक करें। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप दुनिया के एक ऐसे हिस्से के बारे में जानते हैं जिस पर किसी भी देश का राज नहीं है और ना ही कोई उस पर हक जमाना चाहता है? आइए जानते हैं ये कौन सी जगह है और ऐसा क्यों है। दोस्तों, 2060 वर्ग किलोमीटर में फैला बीर ताविल नाम का ये इलाका अफ्रीका में इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर्स के बीच स्थित है। ये इलाका 20वीं सदी की शुरुआत में तब अस्तित्व में आया जब इजिप्ट और सूडान दोनों ने अपनी सीमाएं कुछ इस तरह से बनाई कि ये इलाका दोनों में से किसी का भी नहीं रहा। बीर ताविल एक सूखाग्रस्त इलाका है और यहाँ की जमीन बंजर है, लिहाजा इस पर कोई भी दावा नहीं करना चाहता। जून 2014 में वर्जीनिया अमेरिका के एक किसान जेरेमी हीटन इजिप्ट से 14 घंटे का सफर तय करके बीर ताविल पहुंचे और उसने यहाँ अपना झंडा गाड़ दिया। दरअसल हीटन की 6 साल की बेटी ने एक बार अपने पापा से पूछा था कि क्या वो सचमुच में एक प्रिंसेस बन सकती है। अपनी बेटी के इसी मासूम सपने को पूरा करने के लिए अपने झंडे के साथ इस फोटो को हीटन ने फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा, मैं इस बीर ताविल इलाके को आज से किंगडम ऑफ नॉर्थ सूडान घोषित करता हूँ, जिसका मैं राजा और मेरी बेटी एमिली प्रिंसेस है। अपनी बेटी की एक नादान ख्वाहिश को पूरा करने की एक पिता की ये कोशिश वाकई में काबिले तारीफ है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये भारत का नक्शा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि दुनिया भर में भारत का यही नक्शा है, सभी देश हमें ऐसे ही देखते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं। ज्यादा दूर क्या जाना, अपने पड़ोसी देशों की ही बात कर लेते हैं। भारत का नक्शा चाइना में कुछ ऐसा दिखता है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर चीन हक जताता आया है और इन मैप्स के जरिए वो दुनिया के सामने इन एरियाज को डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बताता है। पाकिस्तान का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, वहाँ हमारा मैप कुछ ऐसा दिखता है। नेपाल भी अपने मैप्स में उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के कालापानी इलाके को अपना दिखाता है। लेकिन यहाँ बॉर्डर्स होंगे, वहाँ आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, इसीलिए मैप्स पर ये लकीरें पूरी दुनिया में देश दर देश बदलती रहती हैं। गूगल मैप्स भी पूरी दुनिया में एक से नक्शा नहीं दिखाता, बल्कि वो हर देश के हिसाब से ही इन बॉर्डर्स और बाउंड्रीज को दिखाता है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत ही दमदार नेता के रूप में दर्ज हैं। लेकिन दोस्तों, एक लीडर के कई चेहरे होते हैं। आपको शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की इस तस्वीर का किस्सा बताता हूँ। तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इतने गद्दावर नेता स्टेज पर पैरों के बल यूं बैठे हैं। तो दोस्तों, किस्सा ये हुआ कि 1996 लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बाला साहेब ठाकरे, अडवाणी जी, गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन महाराष्ट्र के एक गांव में सभा लेने पहुंचे। जब बाला साहेब के भाषण करने की बारी आई, भीड़ में बैठे कार्यकर्ता शोर मचाने लगे। वो लगातार उनके नारे लगा रहे थे और रुक ही नहीं रहे थे। ऐसे में बाला साहेब वहीं स्टेज पर शौच की पोजीशन में बैठ गए और नाखून चबाने लगे। कार्यकर्ताओं ने जब ये देखा तब कहीं जाकर वो शांत हुए और बाला साहेब ने अपना भाषण पूरा किया।
तो दोस्तों वो चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे पब्लिक शांत भी हो जाए और उनके कार्यकर्ताओं को बुरा भी ना लगे। इसे कहते हैं लीडर। ये दोस्तों तब की ही तस्वीर है। और दोस्तों अब पेश है आप सभी की फरमाइश पर इस वीडियो का बोनस फैक्ट। दोस्तों इस फैक्ट में आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इंडियन आर्मी एक सरकारी संस्था है। इसमें जितना पैसा लगता है वो बस लगता ही है। आर्मी कभी भी हमें 1 रुपया भी कमा के नहीं देती। तो क्या आपके हिसाब से इंडियन आर्मी को बंद कर देना चाहिए? अच्छा, बंद नहीं कर सकते तो क्यों ना इंडियन आर्मी की जगह जियो आर्मी बनाकर इसे रिलायंस को आउटसोर्स कर दें। क्यों? कम से कम टैक्स तो आएगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आर्मी हमेशा घाटे में चलती है, क्योंकि आर्मी का मकसद देश के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। पब्लिक सर्विस सेक्टर में ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं, सर्विस के लिए काम करती हैं। इनका खर्चा सरकार दूसरी प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स पर टैक्स लगाकर वसूल करती है। तो जो फायदा आपको ओएनजीसी जैसी फर्म से होता है वह आप आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन में लगा देते हैं। दोस्तों इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया का काम एचडीएफसी बैंक से प्रॉफिट्स के लिए कम्पीट करना नहीं, बल्कि दुर्गम इलाकों तक बैंकिंग को पहुंचाना होता है। और एक सरकारी हॉस्पिटल का काम मेयो क्लिनिक से ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि सुलभ चिकित्सा प्रदान करना होता है। ये गलतफहमी तो फैलाई गई है कि किसी सरकारी संस्था के काम का आकलन उसने कितना प्रॉफिट बनाया है इससे किया जाए। ऐसा दुष्प्रचार वो सरकारें करती हैं जो जन सेवा के इन संस्थानों को बंद करने में और सिर्फ बड़े व्यापारियों को सर्व करने में विश्वास रखती हैं। सेना सुरक्षा करती है तो अस्पताल इलाज। जब आप घाटे में चलने वाले हॉस्पिटल्स और आर्मी को मुफ्तखोर या फिर उस पर होते खर्चे को आर्थिक घाटा नहीं कहते, तो आप कैसे दूसरे पीएसयूज को घाटे में बताकर बेचने की बात करते हैं? दोस्तों मेरा तो बस ये कहना है कि तमाम सरकारी संस्थाओं को कोड़ियों के मोल बेचना कोई समझदारी का काम नहीं, बल्कि जनसेवा के इस हल्के फुल्के तंत्र का भी सत्यानाश करने की प्रक्रिया है। उम्मीद है चश्मे से कुछ धूल तो जरूर हटी होगी। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज शेयर कर देना। मिलेंगे फैक्ट से लबालब भरे एक नए एपिसोड में अगले हफ्ते। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।